नमस्कार मित्रों, मैं हूं कुमार भवेशचंद और आप देख रहे हैं द इंडियन पोस्ट। उत्तर प्रदेश में स्कूलों की हालत क्या है, ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं। शिक्षा जगत से जुड़े हुए तमाम लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में स्कूलों की हालत क्या है, शिक्षकों और छात्रों का रेशियो क्या है, शिक्षकों की स्थिति क्या है, विद्यालयों में किस तरह की सुविधाएं हैं और किस तरह की असुविधाएं हैं। सरकार कायाकल्प के माध्यम से स्कूलों के रंग रोगन और बहुत सारे बुनियादी विकास की बात करती है और ये दावे लगातार कई सालों से किए जा रहे हैं। लेकिन जब विधानसभा में और विधान परिषद में स्कूलों की हालत पर चर्चा होती है तब सरकार गलत नहीं बोल सकती है। वहाँ पे झूठ शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है, वहाँ पे असत्य कहा जाता है। सरकार असत्य नहीं बोल सकती है और इसीलिए आज जब विधानसभा में इसको लेकर सवाल पूछा गया तो पहले तो बेसिक शिक्षा मंत्री ने अपनी स्थिति स्पष्ट की कि स्कूलों की क्या हालत है। उन्होंने बढ़ चढ़कर दावे पेश किए, उन्होंने उन मानकों की बात की जिन मानकों के आधार पर वो स्कूलों की हालत को बेहतर बताया उन्होंने। लेकिन जब विपक्ष की नेता डॉक्टर रागिनी सोनकर ने इसको लेकर दोबारा स्पष्टीकरण मांगा तब बीच बचाव करने के लिए संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना को आना पड़ा और उन्होंने माना कि स्कूलों की हालत पहले से बेहतर जरूर हुई है लेकिन एकदम से सुधार नहीं हो गया है। इसको आज उन्होंने विधानसभा में स्वीकार किया है। मैं सबसे पहले उन्हीं की बात सुनवा देता हूं, लेकिन मैं आपसे अनुरोध ये करना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप समझ सकें कि सरकार जो दावे करती है, सरकार जो कहानी बताती है और ज़मीन पर जो हकीकत है, और जब विपक्ष ये कहता है कि अगर स्कूलों की हालत में सुधार सचमुच सरकार चाहती है तो क्यों ना एक कमेटी बना ली जाए जिसमें सत्ता पक्ष के लोग हों, जिसमें विपक्ष के लोग हों और ये पूरे प्रदेश में स्कूलों का भ्रमण करें और ग्राउंड रियलिटी चेक करें, ज़मीन पर हालत को समझें और उसके बाद एक रिपोर्ट बनाई जाए जिस पर सदन में चर्चा हो और उसके हिसाब से स्कूलों की व्यवस्था में सुधार किया जाए। उसमें सारी परिस्थितियां सामने आ जाएंगी। उसमें यह भी आ जाएगा कि स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं में किस तरह का अभाव है, किस तरह की कमी है, किस तरह के इसको और विकास करने की ज़रूरत पड़ेगी। स्कूलों में जो टीचर्स काम कर रहे हैं, जो शिक्षक हैं, जो शिक्षा मित्र हैं, वो जो जिस तरह से जिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं वो सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन सरकार ने आज उस कमेटी को बनाने से इनकार कर दिया, कहा कि ऐसी कमेटी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेसिक शिक्षा मंत्री ने ये कहा कि पहले के मुकाबले में बहुत बेहतर सुधार हुआ है माननीय, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि सब कुछ ठीक हो गया। सब कुछ ठीक हो गया नहीं कहा। सुन लीजिए, नहीं लीजिए, ये बिल्कुल सही है कि अभी बहुत कुछ करना बाकी भी है, हम ये मानते हैं, इसलिए कमेटी की आवश्यकता नहीं है। मैं खास तौर से इसी बात को कोट करने खड़ा हुआ हूँ और आगे भी सरकार की मंशा यह है कि हम हर तरह से बेसिक शिक्षा को जितना सुधार कर सकते हैं उतना करेंगे माननीय। बहरहाल इस वीडियो को आप अगर देखेंगे, पूरा देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि सरकार जो दावे करती है कि उन्होंने प्राथमिक स्कूलों का बहुत ही विकास कर दिया है और ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से स्कूलों की हालत एकदम से चकाचक हो गई है और ये बातें लगातार सभी मंचों से कही जाती रही हैं। तो असलियत क्या है ये जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए और समझिए कि स्कूलों को लेकर, शिक्षा को लेकर सरकार की मंशा क्या है और सरकार किस तरह से लोगों को भ्रम में रखती है। अध्यक्ष जी, मेरा सवाल बेसिक शिक्षा मंत्री जी से था कि क्या आप बताने की कृपा करेंगे कि हमारे जो प्राथमिक स्कूल हैं, ऐसे कितने स्कूल हैं जहाँ पे सिर्फ 1-2 कक्षाएं हैं और उनमें ही सारी क्लासेस चल रही हैं। तो उनका जवाब आया था कि जी हाँ, हमारे यहाँ 1-2 ही कक्षाओं में पूरी क्लासेस को चलाया जा रहा है। और ये जवाब स्वयं में ही जनता को बड़ा ठगा हुआ महसूस होता है अध्यक्ष जी। और साथ ही साथ शिक्षा की इतनी सारी बातें हुई और उसके बाद भी जब 1-2 कक्षाओं में ही सारी क्लासेस को चला रहे हैं तो ये सरकार की तरफ से एक इस तरीके का भी प्रोजेक्शन है कि आप शिक्षा को लेके कितने जागरूक हैं। मैं आपके माध्यम से
मंत्री जी से, जबकि उन्होंने ऑलरेडी ये बता दिया है कि ना तो सरकार के पास बच्चों के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, साथ ही साथ उनको सम्मानजनक तरीके से शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार भी नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि अधिकांश जगहों पर बच्चे आज भी टाट पट्टी पर बैठ करके पढ़ रहे हैं, चाहे वो भीषण गर्मी हो, चाहे वो ठंडी हो, चाहे बरसात, और अधिकांश जगह की जो इमारतें हैं वो जर्जर हो चुकी हैं। मैं माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहूँगी, क्योंकि मुझे डेटा उपलब्ध नहीं कराया गया है, सिर्फ जी हाँ बोल करके बताया गया है कि हमारे पास कम क्लासेस हैं और उन्हीं 1-2 क्लासेस में सारी की सारी क्लासेस को चलाया जाता है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या आपके पास प्रॉपर डेटा है कि हमारे पास प्रदेश में कुल कितने स्कूल्स हैं जहाँ पे हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कमी है, 1, 2 या 3 क्लासेस में ही पूरा का पूरा स्कूल है जिसको चलाया जा रहा है। साथ ही साथ मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि कितने प्राथमिक विद्यालय हैं जिनके इमारतों की जो सिचुएशन है वो जर्जर हो चुकी है, उसका क्या डेटा आपके पास है और उसको आप कब तक ठीक करा देंगे? और जब तक आप उसे ठीक करा रहे हैं तब तक के लिए बच्चों के लिए क्या वैकल्पिक तौर पे कोई आपने सुविधा या कोई इंतज़ाम किया है? क्योंकि उन बच्चों का जो समय है जब तक आपकी इमारतों को बनाया जाएगा वो व्यर्थ होगा। और उसके साथ ही मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या कोई मानक है जिस अनुसार से बेसिक जो आपके स्कूल्स हैं उनको बनाना चाहिए? तो अगर है तो उस अनुसार पे आप कब तक उत्तर प्रदेश के सारे स्कूलों को बना देंगे? माननीय सदस्य ने विद्यालयों में जो कक्षों को लेकर के अपनी चिंता जताई है। वर्तमान में प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के जितने भी विद्यालय हैं, हर एक विद्यालय में प्रदेश सरकार के द्वारा अमूलचूल परिवर्तन को लेकर के आया गया है। मिशन कायाकल्प के अंतर्गत अगर हम 2017 से पहले के विद्यालयों की स्थिति को देखें और आज की 2017 के बाद के आज के विद्यालयों की स्थिति को देखें तो मिशन कायाकल्प के अंतर्गत 19 पैरामीटर्स पे आज हमारे परिषदीय विद्यालयों में अमूलचूल परिवर्तन हुआ है और हर एक मूलभूत सुविधा के साथ जोड़ने की व्यवस्था की गई है। हमारे विद्यालयों में, परिषदीय विद्यालयों में जहां बच्चों के लिए टॉयलेट तक की व्यवस्था नहीं थी, क्लासरूम तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन बच्चों के लिए विद्यालय में ना पीने की पानी की व्यवस्था थी, ना टॉयलेट की व्यवस्था थी। आज हर एक सुविधा को परिषदीय विद्यालयों में पहुंचाने का कार्य हमारी सरकार के द्वारा पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल में किया गया है। जहां तक बात है, माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया कि ऐसे विद्यालय हैं जहां पे जर्जर भवन है और जर्जर भवन होने के कारण इसकी प्रक्रिया पहले से ही गतिमान है। ऐसे जर्जर भवनों को चिन्हित करके उनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई सरकार के द्वारा की जा रही है और बच्चों के लिए जो उन विद्यालयों में जर्जर भवन थे तब तक के लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी की गई है। बच्चों के पठन पाठन का कार्य कहीं पर भी बाधित नहीं हो रहा है और ऐसे जितने भी अभी विद्यालय हैं प्रदेश भर में, क्योंकि कई जगहों पे ऐसा है स्थिति है कि बच्चों की जो छात्रों की संख्या है, कई जगहों पे विद्यालयों में बात नहीं करें आपस में कुछ, क्योंकि हर एक गांव में विद्यालय की व्यवस्था बनाई गई है तो 50 से लेकर के 60 तक बच्चे, कई इस तरह के विद्यालय हैं जहां पे 50-60 बच्चों की संख्या है। तो वहां पे 1-2 कमरों में या फिर 1 कमरों में मेरे पास संख्या है प्रदेश भर में, जिन पे आगे भी अभी कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश भर में लगभग 823 अभी ऐसे हमारे विद्यालय हैं जो हमारे एकल कक्ष में चल रहे हैं और ये 8160 हमारे ऐसे विद्यालय हैं जो 2 कक्ष में चल रहे हैं। लेकिन इन विद्यालयों में छात्रों की संख्या बहुत कम है और पठन पाठन का कार्य किसी तरह से बाधित नहीं हो रहा है। लेकिन वहां पर भी इन विद्यालयों में कक्षों की पूरे मानकों के अनुसार कक्ष को बनाया जाए, स्वच्छता वहां पे रहे, टॉयलेट रहे, पीने का पानी रहे। 19 पैरामीटर्स पे जो हमारी सरकार द्वारा कार्य किया जा रहा है, इसकी कार्रवाई गतिमान है और लगभग अधिक से अधिक 90% से भी अधिक हमारे विद्यालयों को इनके सारी 19 पैरामीटर्स पे पूरा कर लिया गया है। आने वाले समय में इन सारी चीजों को भी पूरा करके हम शिक्षा के बेहतर स्तर को प्रदान करने में अपना पूरा योगदान देंगे। डॉक्टर रागिनी। और मैं इस पे आदरणीय मंत्री जी से ये बोलना चाहूंगी कि अगर आप कह रहे हैं कि सारे पैरामीटर्स पे हमारी सरकार और आपकी सरकार में जमीन आसमान का फर्क आ चुका है, अगर हम प्राथमिक शिक्षा के विद्यालयों की बात करें तो क्या सरकार इस बात पे राजी होगी कि हम एक कमेटी का गठन करके, जिसमें हमारे मेंबर्स पक्ष के भी हों और विपक्ष के भी हों, एक निरीक्षण किया जाए और निरीक्षण करके देखा जाए कि वो स्कूल्स की क्या सिचुएशन
सिचुएशन है, चाहे वो क्लासरूम्स हो, बेसिक सैनिटेशन हो या आपके जो भी पैरामीटर्स हो, और उसको यहाँ पे रखा जाए। और ये सिर्फ आलोचना का विषय नहीं है, ये एक बेटरमेंट की तरफ हमें लगता है कि सरकार को ये कदम आगे बढ़ाना चाहिए, एक कमिटी का गठन करना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगी कि ये इसका उत्तर दें। साथ ही साथ जो भी अध्यापक हैं, जो टीचर्स हैं, जो तैनात हैं, उनको हेल्थ या मेडिकल फैसिलिटीज नहीं उपलब्ध हैं, तो मैं माननीय मंत्री जी से उसका भी अनुरोध करूंगी कि जिस तरीके से बाकी विभागों में टीचर्स को हेल्थ का इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है, यहाँ पे भी कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा को प्रोवाइड किया जाए। ये 2 क्वेश्चंस के आंसर। टीचर्स के लिए पूछा, और सर साथ ही साथ कमेटी के लिए भी। टीचर्स के लिए और कमेटी के लिए। 1 मिनट माननीय अध्यक्ष जी। अरे रुकिए ना, जवाब आने। अरे आप जबरदस्ती खड़े हो जाते हैं, आप हर क्वेश्चन में खड़े हो जाते हैं ना। अरे ये जो जिसने प्रश्न किया, आप इतने जागरूक हैं तो प्रश्न लगाइए ना, बैठिए। आपको अनुमति, मंत्री जी खड़े हैं, मंत्री जी के खड़े होने के बाद किसी को भी खड़े होंगे। माननीय मंत्री जी ना, प्लीज आप डिस्टर्ब नहीं करिए मेरे को आप डिस्टर्ब नहीं करिए, मेरा निवेदन है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री ने यह कहा कि पहले के मुकाबले में बहुत बेहतर सुधार हुआ है माननीय, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि सब कुछ ठीक हो गया। सब कुछ ठीक हो गया नहीं कहा, सुन लीजिए। नहीं जवाब दीजिए। दूसरी बात यह है कि अगर ये लोगों को इस बात का एहसास भी है, ऐसा नहीं है कि जो आप कह रही हैं माननीय सदस्य, पहले के मुकाबले में मान्यवर हमने 1,34,000 स्कूलों से ज्यादा कायाकल्प कार्यक्रम के अंतर्गत उनको जबरदस्त सुधार किया है मान्यवर। और ये बात ग्रामीण क्षेत्र में पब्लिक परसेप्शन भी इसी आधार पर बना कि बीजेपी की सरकार में ये सुधार की तरफ काफी कुछ बढ़े हैं। लेकिन मान्यवर ये बिल्कुल सही है कि अभी बहुत कुछ करना बाकी भी है, हम ये मानते हैं, इसलिए कमेटी की आवश्यकता नहीं है। मैं खास तौर से इसी बात को कोट करने खड़ा हुआ हूं। और आगे भी सरकार की मंशा यह है कि हम हर तरह से बेसिक शिक्षा को जितना सुधार कर सकते हैं उतना करेंगे। माननीय डॉक्टर पल्लवी पटेल, प्रश्न संख्या 13, डॉक्टर पल्लवी पटेल हैं। माननीय अध्यक्ष जी, छात्र बढ़ना चाहिए। माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया कि 51,000 टीचर हम इसलिए नहीं नियुक्त कर रहे हैं कि रेशियो अब पूरा हो गया, मतलब छात्र संख्या घट गई। तो अगर आपके सुधार से छात्र संख्या घट गई तो उस सुधार तो बेईमानी है ना। डॉक्टर पल्लवी पटेल, डॉक्टर पल्लवी का पूछने दीजिए सारा। डॉक्टर पल्लवी पटेल। माननीय अध्यक्ष जी, आपने सदन में आज मुझे अपने प्रश्न के सापेक्ष अनुपूरक पूछने का अवसर दिया, इस बाबत मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। मैंने बेसिक शिक्षा से संबंधित जो प्रश्न पूछा उसमें माननीय मंत्री जी के विभाग के द्वारा जो मुझे उत्तर मिला है उससे कुछ हद तक मैं संतुष्ट करते हुए अपने अनुपूरक की तरफ बढ़ती हूँ। एक व्यक्ति के जीवन में आज संघर्ष पढ़ाई, कमाई और दवाई का है, और व्यक्ति अपने छात्र जीवन में किस स्तर की और किस गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को ग्रहण करता है वो उसका वर्तमान और भविष्य निर्धारित करता है। और शायद इसीलिए बेसिक शिक्षा को बुनियादी शिल्पी के रूप में और उसकी संज्ञा दी गई। माध्यम मातृभाषा है और जहां मातृभाषा नहीं है वहां प्रादेशिक भाषा को प्राथमिकता दी गई। लेकिन ये भी सत्य है कि आज अंग्रेजी में शिक्षा और अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम कॉन्वर्सेशन, वार्तालाप का बहुत अहम बिंदु बन चुका है। ऐसे में माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री से मैंने सवाल किया था कि क्या प्राथमिक विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने का सरकार की कोई योजना है, जिसका उत्तर मुझे हाँ में मिलता है। मैंने प्रश्न किया कि इस योजना के सापेक्ष उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में कितने विद्यालय हैं जहां पर आपने इस योजना को लागू किया है, उसका उत्तर भी मिला। लेकिन मेरी दुविधा यह है कि मुझे जो उत्तर मिला और जो संख्या, जो डेटा मिला वो 4 साल पुराना डेटा मिला। तो सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि आप मुझे शैक्षिक सत्र 2021, 21-22 और 22-23 इस योजना के सापेक्ष डेटा देने की कृपा करें। दूसरा अनुपूरक है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट या परियोजना बनती है तो उसका एक रूट मैप तैयार किया जाता है।
उसका विधिवत रिव्यू होता है और उसकी डेडलाइंस का निर्धारण होता है। माननीय मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि क्या इस योजना से जुड़ी तमाम डिटेल रिपोर्ट्स डेडलाइन के साथ साथ आप इस पटल पर रखने का कार्य करेंगे? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी एक लाइन पिछले प्रश्न में रह गई थी। माननीय सदस्य उसके बारे में छात्रों की संख्या के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं इस पर जानकारी देना चाहता हूं कि छात्रों की संख्या अगर 2017 से पहले की सरकार जो भी रही उनमें छात्रों की संख्या को देखें, जहां लगातार छात्रों की संख्या में गिरावट आ रही थी, और अगर 2017 से लेकर के आज की छात्रों की संख्या देखें, जहां परिषदीय विद्यालयों के ऊपर से अभिभावकों का पूरी तरह से विश्वास उठ गया था, आज उस विश्वास को दोबारा से कायम करते हुए जो छात्रों की संख्या 1,40,00,000 तक पहुंच गई थी और लगातार गिरती जा रही थी, आज 1,91,00,000 पे छात्रों की संख्या को लेकर के आने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। इसीलिए बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत हमेशा की तरह पिछले 5 वर्षों में प्रतिवर्ष विद्यालयों की स्थिति सुधर रही है और परिषदीय विद्यालयों में छात्रों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। माननीय सदस्य ने इंग्लिश मीडियम, माननीय अध्यक्ष जी, विद्यालयों के बारे में जानकारी जानना चाहिए है। तो पिछले समय में 2018-19 में 14,000 परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को चिन्हित किया गया था, जिसके इस योजना को चलाया गया, जिसके अंतर्गत विद्यालयों को अंग्रेजी मीडियम से शिक्षा देने की व्यवस्था बनाई गई। तो इसके प्रश्न के साथ मैंने अपनी जानकारी दी कि विद्यालय 13,250 विद्यालयों को प्रदेश भर में इंग्लिश मीडियम शिक्षा के माध्यम से जोड़ने का कार्य किया गया और वहां पे इंग्लिश मीडियम पठन पाठन का कार्य भी चल रहा है। लेकिन माननीय सदस्य ने चिंता जताई कि और अन्य विद्यालयों को इंग्लिश की शिक्षा के साथ बच्चों को जोड़ने के द्वारा सरकार के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है। तो मैं बताना चाहता हूं कि नई शिक्षा नीति 2020 जिसको लागू किया गया, उसके अंतर्गत मातृभाषा को बढ़ावा देने का उस पर फोकस किया गया है, उस पर जोर दिया गया है। इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट, इंग्लिश को एक सब्जेक्ट के रूप में हमारे हर एक विद्यालय में, प्रदेश भर में जितने भी हमारे परिषदीय विद्यालय हैं, कक्षा 1 से लेकर के आज तक इंग्लिश सब्जेक्ट को हर एक विद्यालय में पढ़ाया जा रहा है। लेकिन जो मीडियम है, जो पठन पाठन का काम है, क्योंकि मातृभाषा को हमको अपना उस पर जोर देना है, फोकस करना है, इसलिए मातृभाषा को वहां पे बढ़ावा दिया जा रहा है, जो कि हमारी हिंदी है, लेकिन इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट हर एक विद्यालय में पढ़ाया जा रहा है। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा के साथ, इसी तरह के विमर्श के साथ और इसी तरह के सवाल के साथ मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।